साथियों, आप देख रहे हैं भोजन पैगाम। मैं RS गौतम एडवोकेट दिल्ली से बोल रहा हूँ। काफ़ी लंबे समय के बाद आज आपके समक्ष अपने विचार रखने जा रहा हूँ। साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से जो मैसेज आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज की परिस्थितियों को देखते हुए। आप जानते हैं कि सदियों से जो इस देश का मूल निवासी है, जो आज बहुजन के नाम से पुकारा जाता है, SC, ST, OBC, आदिवासी और माइनॉरिटी क्लासेस, सदियों से इन पर अत्याचार होते रहे हैं। हमारे जिन महापुरुषों ने समता के लिए, समानता के लिए, समान शिक्षा के लिए, आपसी प्रेम के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, लेकिन उनका सपना आज तक पूरा नहीं हो सका। बहुत सारे कारण हैं, तरह तरह से लोग अपनी बात रखते हैं। सब चीज़ों का अध्ययन करने के पश्चात जो देश भर से बुद्धिजीवियों के, समाज सेवी लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके जो इन्फॉर्मेशन आती हैं, उनके विचार आते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आज जो व्यूज मैं आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूँ हर तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, किसी देश को चलाने के लिए मुख्य रूप से 3 एजेंसियां काम करती हैं। विधायिका यानी सरकार, कार्यपालिका, प्रशासन और जुडिशरी। साथ साथ इसके बहुत सारी अन्य योजनाएं भी होती हैं, एजेंसियां भी होती हैं, जैसे किसी भी देश का चुनाव आयोग। हमारे देश में एक चुनाव आयोग है। ये सारी एजेंसियां मिलकर के किसी देश को विकास की तरफ ले जाती हैं और विकास के अलावा उसे बर्बादी की तरफ भी ले जाती हैं। आज जो भारत की स्थिति है, आपके सामने जो देख रहे हैं, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि इन हालात में विकास देश का हो रहा है या देश को बर्बाद किया जा रहा है। ट्रेनें जलाई जा रही हैं, आना जाना बंद है, कम्युनिकेशन बंद हो चुका है। एक तरफ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बुलडोजर चलवा रहे हैं, इंसानों को मरवा रहे हैं। यानी ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि मान लो कि देश के अंदर सिविल वार होने वाला है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? साथियों, 3 तरह की इमरजेंसी होती है जो हमारा भारत का संविधान में व्यवस्था है। एक तो इंटरनल इमरजेंसी, कोई कारण हो तो इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, वो राष्ट्रपति का काम होता है। राष्ट्रपति, गवर्नमेंट रिकमेंड करती है, राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करता है। दूसरी एक्सटर्नल होती है, जो बाहर विदेशी आक्रमण हो जाए उस समय। और तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज देश में ना तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, ना इंटरनल ना एक्सटर्नल, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी गोइंग ऑन इन द कंट्री। डिक्लेयर नहीं किया गया है, ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है। इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन काम सब वही हो रहे हैं जो इमरजेंसी के दौरान हुआ करते हैं। ये गौर करने की बात है। साथियों, बातें बहुत हैं, मैं मेन मुद्दे पर आता हूँ। लोगों को न्याय कैसे मिले, समता कैसे मिले, वो संवैधानिक अधिकार लोगों को कैसे मिले जिनकी हमारे संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर व्यवस्था करके गए हैं। आज संविधान खतरे में है, और जब संविधान खतरे में है तो लोगों के संवैधानिक अधिकार अपने आप खतरे में हैं। इसके लिए अब तक जो एक प्लानिंग की है हम लोगों ने, उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवियों के, विद्वान अधिवक्ताओं के, पूरे देश भर से जो व्यूज आते हैं, रिटायर्ड जजेज हैं, चाहे हाई कोर्ट के जज हों, लोअर कोर्ट के जज हों, सुप्रीम कोर्ट के जज हों, उनके विचार आते हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है बैटल फॉर जस्टिस। बैटल फॉर जस्टिस यानी न्याय के लिए संग्राम, न्याय के लिए संघर्ष, न्याय के लिए युद्ध। ये होना जरूरी है। आप जानते हैं कि देश की न्यायपालिका भी इस समय पता नहीं क्या हो गया है कि खुल करके कोई फैसले नहीं दे पा रही है। जितने फैसले हो रहे हैं एज पर द इंस्ट्रक्शंस और द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट हो रहे हैं।
पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों ने एक चिट्ठी लिखी मुख्य न्यायाधीश को, ऑनरेबल CJI को, कि हालात बड़े गंभीर हो रहे हैं, सो मोटो एक्शन लिया जाए। लेकिन नहीं, एक फ्रूटफुल रिजल्ट अभी तक नहीं आया। हाई कोर्ट का तो कहना ही क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को तो पावर नहीं होती, ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को होता है। ऐसी स्थिति में न्याय प्रणाली है उसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोग जो हैं इस बात से डर जाते हैं कि कंटेम्प्ट कोर्ट ना हो जाए। कंटेम्प्ट कोर्ट की परिभाषा क्या है, मैंने पढ़ा है, समीक्षा करने का, कोई जजमेंट आया उसके बारे में समीक्षा करने का अधिकार सबको है, कंटेम्प्ट कोर्ट नहीं होता। अच्छा है बुरा है कहने का सबको अधिकार है, वो उसकी कैटेगरी में नहीं आता। इसलिए देश भर में जो आज की डेट में पहले से जो चला रहा है, न्यायिक प्रणाली जिस तरह से काम कर रही है, उस पर मैं प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक न्यूरेमबर्ग ट्रायल हुआ था, जिसके तहत 22 लोगों का कन्विक्शन हुआ था। जर्मनी का शासक हिटलर, उसने क्या काम किया था, बहुत सारे लोगों को अरेना बनाया हुआ था, गोली से मरवा दिया था, और उसमें इलेक्ट्रिक वायर शुरू करवा दिए थे, इलेक्ट्रिक उसमें बह रही थी, जिसकी वजह से जो लोग भागना चाहते थे वो भी मर गए थे। अंत में, क्योंकि ये इनह्यूमन घटना थी, अंत में इसका ट्रायल हुआ जिसे न्यूरेमबर्ग ट्रायल के नाम से जाना गया। उसके तहत जो प्ली ली गई, जो वहाँ के अधिकारी थे, मिलिट्री के साथ क्या नाम, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि वी हैव परफॉर्म आवर ड्यूटीज एज पर दी डायरेक्शंस ऑफ आवर हिटलर। कोर्ट ने कहा नो, इफ द डायरेक्शन इज रॉन्ग यू आर नॉट बाउंड टू फॉलो द रॉन्ग डायरेक्शन। There is constitution, various law in every country, in UN also. You should follow the rules and constitution of the country, not the instructions and directions of the government. यहाँ क्या हो रहा है, योगी जी ने डायरेक्शन दे दिया बुलडोजर चला दो, बुलडोजर चल गया, किसका मकान टूटा किसका नहीं, नोबडी नोज, कोई नोटिस नहीं, कोई कोर्ट के ऑर्डर नहीं, कोर्ट की प्रोसीडिंग सेटिस्फाइड कर दी गई। समीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आप कहेंगे होनी चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एक आदमी क्रिमिनल है, बेल ग्रांट कर दी या रिजेक्ट कर दी, सही क्या है गलत क्या है, पब्लिक भी दिमाग रखती है, समीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए, न्याय में होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं किसी जज पर किसी कोर्ट पर ब्लेम लगाओ, नो, आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दैट। वी रिस्पेक्ट द होल जुडिशरी ऑफ आवर कंट्री, हर व्यक्ति को करना चाहिए। लेकिन कुछ फैसले ऐसे पास्ट में हुए हैं, आपने देखा 1998 में एक लक्ष्मणपुर बाधे कांड हुआ था बिहार में, जिसमें 58 लोग मारे गए थे, किल कर दिया था उनको। सेशन कोर्ट ने कन्विक्शन दी। पटना हाई कोर्ट में एक सिन्हा जज साहब थे, डबल बेंच थी, उन्होंने सबको बरी कर दिया। बट इज दिस, क्या एक भी उसमें दोषी नहीं था, कोई एक भी एविडेंस नहीं थी, जो मर गए उनको कोई कीमत नहीं थी। सेकेंडली, एक वैली एप्लीकेशन आप डालते हैं, हम डालते हैं, कोई केस डालते हैं, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते टाइम लगता है, उसमें कोई कमियां होती हैं, ऑब्जेक्शन क्रिएट किए जाते हैं उनको रिमूव करने के लिए, उसके बाद हियरिंग पे होता है। आपने देखा अर्नब गोस्वामी, उसकी बेल एप्लीकेशन पड़ती है शाम को, मॉर्निंग में उसकी बेल ग्रांट हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, कहीं कुछ नहीं, किसी तरह कुछ नहीं। व्हाट इज दिस? ये समीक्षा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। कौन करेंगे? इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? जो देश के लॉयर्स हैं और रिटायर्ड जजेस हैं, उनकी भूमिका नंबर 1 पर है। जो जज साहिबान हैं, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट में हैं,
जब रिटायर हो जाते हैं तो वो कमेंट करते हैं। जब तक वो जज रहते हैं तब तक उसी तरीके से फैसले करते हैं जैसे होते आए हैं। लेकिन कम से कम इतना है कि रिटायर होने के बाद तो देश के प्रति, समाज के प्रति सही बात कहते हैं। कुछ मजबूरियां रही होंगी कि जब पद पर रहे तो उन्होंने उस तरह का नहीं कर पाया। अभी आपने 2-3 महीने पहले एक जज साहब सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए, शायद दीपक मिश्रा उनका नाम था, दीपक गुप्ता। रिटायर होने के बाद उनका एक स्टेटमेंट आता है कि हायर जुडिशरी वर्किंग अंडर द क्लिचेस ऑफ रिच पर्सन्स। क्या कहेंगे? इसका मतलब ये है कि जो पूरे देश के लोग देश की न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं वहाँ से हमको न्याय मिलेगा, और न्यायपालिका ही इस देश की इतनी कमज़ोर हो जाए कि रिच आदमियों की मुट्ठी में बंद हो जाए तो उनको किसको न्याय मिलेगा? लोग कहाँ जाएंगे? इट इज़ द क्वेश्चन। इसलिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम एनी साइड ओवर द इंडियन जुडिशरी, बट इज द रीजन निष्पक्ष और टाइम से न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपने देखा अभी प्रीवियस में कुछ सालों में जितने फैसले हुए वो सारे के सारे फैसले गवर्नमेंट के पक्ष में गए। कोई फैसला गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं गया। चाहे वो दलाली का फैसला हो, चाहे बाहर से हथियार खरीदे गए उनका फैसला, उनका मामला हो, कुछ भी हो। ये कल्पना जब भारत का संविधान बनाया गया था, संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी कि आगे चलकर हमारे देश की जुडिशरी जो जिसे इंडिपेंडेंट घोषित किया गया उसका हाल ये होगा। क्यों हो रहा है? उसके कारण दो हैं। यहाँ की जो कोलोजियम व्यवस्था है जिसके माध्यम से हर जुडिशरी में जजों को नियुक्त किया जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें आप देख लीजिए, मैं सही कह रहा हूँ, मेरे पास लिस्ट है हर स्टेट के हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। उसके अकॉर्डिंग टू द लिस्ट मैं बता रहा हूँ कि मोर देन 80% जजेस कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर फैमिलीज और पर्टिकुलर क्लासेस। लोग कहते हैं कि सारे जज ब्राह्मण बनिया हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में है। सारे ब्राह्मण बनिया तो छोड़ दीजिएगा, उनमें भी पर्टिकुलर जो फैमिलीज हैं शुरू से जिनके जज बनते आ रहे हैं वही जज आगे भी नियुक्त किए जा रहे हैं। ये जब तक रहेगा न्यायपालिका का स्तर गिरता ही चला जाएगा। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जजों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जिस तरह से यूपीएससी बना हुआ है उसी तरह से यूजेएससी होना चाहिए, यूनियन जुडिशियल सर्विस कमीशन होना चाहिए। उसके तहत रिटन एग्जामिनेशन होनी चाहिए। पब्लिक के पहले तो एडवर्टीजमेंट हो कितनी वैकेंसीज हैं जजेस की, उसके बाद एग्जामिनेशन हो, इंटरव्यू हो, तब जा करके, और इंटरव्यू नाम मात्र का हो, 50 या 100 नंबर से ज़्यादा इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, उसमें पक्षपात होता है। केवल रिटन एग्जामिनेशन होनी चाहिए। सबको बराबर का मौका मिलेगा, चाहे वो SC है, ST है, OBC है, माइनॉरिटी है, कुछ भी है, आदिवासी है। हम नहीं कहते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में रिजर्वेशन कर दो, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए सभी का, जिससे सबको समान रूप से न्याय मिल सके। तो ये सब समीक्षा करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार काम कैसे है? आज देश जल रहा है पूरा का पूरा। देश की प्रॉपर्टी जो अभी आपने देखा श्रीलंका का हाल था वही इंडिया का हाल हो गया है। लोग भुखमरी कगार पर हैं, रोजगार खत्म कर दिए गए, युवा बेरोजगार हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि नौजवान जो सेना में जाता है वो 4 साल नौकरी करेगा, उसके बाद क्या करेगा, कहाँ जाएगा? उसका जो लाइफ का वैल्यूएबल टाइम है वो तो आप चूस लेंगे 4 साल, उसको बाद उसको निचोड़ करके फेंक देंगे, वो तो बर्बाद हो जाएगा। कहीं का ना, जैसे धोबी कुत्ता घर का ना घाट का, कहीं का भी नहीं रहेगा, तो बाद में उसको नौकरी भी नहीं मिलेगी, कहाँ जाएगा? तो देश का नौजवान जो युवा है मिलिट्री में, वो जवान होता है, देश की रक्षा करता है, ठेके पर गुलाम रखे जाते हैं। तो भारत का युवा गुलामी नहीं करेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट कितना प्रयास कर ले।
आपको पता है ये क्यों हो रहा है? 2024 में पार्लियामेंट का चुनाव है, 25 में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। ये इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और एक नया संविधान लाना चाहते हैं, इसलिए ये सब कुछ करा रहे हैं। लेकिन अब देश समझ चुका है इनकी चाल को, इनकी पॉलिसी क्या है उसको भी समझ चुका है। अब इनके बहकावे में आने वाला नहीं है और अब कोई भी युवा या कोई भी वर्ग इनके बुलडोजर से भी डरने वाला नहीं है। सिस्टम इज देयर, उसे फॉलो करना चाहिए सरकार को। यदि किसी ने गलत मकान बना लिया है, आप नोटिस दो उसको, वो कोर्ट में जाए, कोर्ट से फैसला करेगी, उसके बाद तुड़वा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं कि आपने तानाशाही के बल पर कुछ नहीं, उसको भेज दिया, उसका मकान ध्वस्त कर दो, उसने ये किया था वो किया था, ये गलत है। तो न्याय इस देश में है, न्याय प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, किसी कंडीशन में मनमानी नहीं चलेगी। साथियों, ये सब करने के लिए जो हमारी लोगों की, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, एडवोकेट्स हैं और रिटायर्ड जज साहिबान हैं, किसी वर्ग के हो सकते हैं, न्याय तो सबके लिए समान होता है, उसमें कोई जात नहीं, पात नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं, सबके लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके लिए, पूरे देश के लिए है, तो उसमें किसी तरह का कोई पक्षपात नहीं। इसके लिए हम लोगों आगे चल कर के बैटल फॉर जस्टिस नाम का एक एपिसोड तैयार कर रहे हैं और ये एपिसोड आपको एवरी वीक देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शायद आगामी 14 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी इस देश में। 14 अप्रैल तक हम इस एपिसोड को तैयार करेंगे। ये ऐसा एपिसोड होगा, कभी न रुकने वाला एपिसोड होगा। घटनाएं तो रोज़ होंगी, समीक्षा होनी चाहिए, घटनाएं रोज़ होंगी, अन्याय बढ़ते जा रहे हैं। वी आर फाइटिंग फॉर जस्टिस फॉर द पीपल इन द कंट्री। हम किसी को चैलेंज करने नहीं जा रहे हैं, किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। देश हित में, लोगों के हित में, न्याय हित में काम करने की एक योजना बना रहे हैं। एक एडवोकेट होने के नाते हम अपनी एक लीगल ड्यूटी भी समझते हैं कि इसका लाभ समाज के लोगों को और देश को मिलना चाहिए। कोई भी सरकार आए, यहाँ इस देश में डेमोक्रेसी है, उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। हो क्या रहा है, इस देश का चुनाव आयोग मेन रूट है, मेन कारण है चुनाव आयोग। कोई चुनाव आयोग के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। भाई, चुनाव आयोग को ऐसी क्या जिद है कि वो ईवीएम से ही चुनाव कराएगा, बैलेट पेपर से क्यों चुनाव नहीं कराएगा? भाई, हम वोट देते हैं ए को, हमारा चला जाता बी को, हमको पता ही नहीं होता। बैलेट पेपर्स होगा, हमको ये कॉन्फिडेंस होगा हमारा कैंडिडेट हारे चाहे जीते, अलग बात है, कि हमने फलां को वोट दिया हुआ है, सामने दिया हुआ है, इसमें तो पता ही नहीं लगता। और यही कारण है कि एक दल विशेष की जीत होती है। आप जानते हैं, देश में जो सवर्ण समाज है, जिसकी आबादी कहते हैं 15% है, उनकी लगभग मोटे तौर पर 5 पार्टियां हैं: कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना, और 5 सत्ता में हैं। और जो 85% लोग हैं, उनकी भी बहुत सारी पार्टियां हैं, कहीं किसी स्टेट में, सेंटर में कहीं सत्ता में नहीं है। बट दिस, ये बैलेट पेपर से चुनाव होने लगे, ये सिस्टम बदलेगा, सत्ता बदलेगी, सत्ता घूमती रहेगी, कभी किसी के हाथ में, कभी किसी के हाथ में, वो बंधुआ मजदूर बन करके नहीं रहेगी। इसलिए इसमें चुनाव आयोग की अहम भूमिका होनी चाहिए। चुनाव आयोग तमाशा देख रहा है और ये सब कुछ हो रहा बाय वे ऑफ मिसयूजिंग ऑफ द ईवीएम, पर्टिकुलर पार्टीज कम्स इन पावर इन द कंट्री। शायद चुनाव आयोग की भी यही इच्छा है, इसलिए कई बार रिप्रेजेंटेशन गए, लोगों ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। जब लोग नहीं चाहते, देश के लोग नहीं चाहते भाई ईवीएम से चुनाव कराना, तो बैलेट पेपर से होना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या परेशानी हो रही, हाई कोर्ट क्या परेशानी हो रही, क्या चुनाव आयोग को परेशानी हो रही? इसका मतलब ये है कि नॉइंगली, डेलिबरेटली और बाय एनी मीन्स, these agencies are interested
that the broadcasting should be by the process of EVM, so that the particular parties stated above, like Congress, BJP, Aam Aadmi Party, through Congress, Shiv Sena, could come in power, and BSP, सपा, RLD, तमाम पार्टियां जो बहुजन समाज के लोगों ने बनाई हैं, वो या तो नाम मात्र के विपक्ष में बने रहें या लालू यादव की तरह जेल में बने रहें। उनको इतना डरा धमका दिया जाए कि वो आवाज़ ही नहीं उठा सकें चुनाव आयोग तक या सुप्रीम कोर्ट तक, वो इतने डरे सहमे बने रहें। इससे क्या होगा? देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है, न्यायपालिका पर क्वेश्चन उठने लगे हैं। पूरे देश में आज लोग कहने लगे हैं कि हम कहाँ जाएं, न्याय नहीं मिलता। तो इन चीज़ों में सुधार करना पड़ेगा, और इस सुधार के लिए ये एपिसोड के रूप में ये प्रोग्राम आपका बैटल फॉर जस्टिस जिस दिन से रिले होगा, देश में जाएगा, मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति शिक्षित हो अशिक्षित हो, सबको ये कानून सिखा देगा और सबको बता देगा कि भाई जिंदा दिली से रहिए, इंसान का जन्म लिया है, इंसान की तरह रहो। ढोंग, पाखंड और अत्याचार, किसी तरह की ऐसी अमानवीय व्यवस्था के फॉलोअर नहीं बनिए जिससे आपका कभी कल्याण ना हुआ है ना कल्याण होगा। ये लोग क्या कर रहे हैं? इन लोगों पर जो आज की मीडिया है, जिसे लोग गोदी मीडिया या मोदी मीडिया के नाम से पुकारने लगे हैं, वो मीडिया नहीं है, बल्कि उनकी खरीदी हुई वो मीडिया है जो उनका रात दिन प्रचार करती है। उसको देश से कोई लेना देना नहीं, देश के लोगों से लेना देना नहीं। कितने मरें, कितने जिंदा रहें, कितने भूखे रहें, कितने खाके रहें, इससे उनको कोई लेना देना नहीं किसी तरह का। बेरोजगार हैं, कितना कोहराम मचा हुआ है, लाखों लोग, करोड़ों लोग सड़कों पर हैं, युवा सड़क पर है, बेरोजगार सड़क पर है। वो इन खबरों को नहीं दिखाते, इनको तोड़ मरोड़ करके क्या जैसे वो आतंकवादी हैं उस तरीके से उनको पेश करते हैं कि ऊधम मचा दिया, इतने जाकर के नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन रूट में कौन है, इसकी जड़ में कौन है? ये आप बिल नहीं लाए होते कि 4 साल के लिए युवाओं की नौकरी 21 साल से 25 साल तक रहेगी, तो ये जो अरबों रुपए की टूट फूट आगजनी हो रही देश में नहीं होती। इसके लिए हु इज़ गिल्टी, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? युवा मूर्ख नहीं है, युवा देशभक्त हैं। वो कभी रोड पर नहीं आते, वो जब ये कुठाराघात हुआ तब आए हुए हैं। तो ये जो आगजनी हो रही है, पूरा देश इस समय धधक रहा है, इसके लिए जिम्मेदार मौजूदा सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी को सोचना चाहिए, अरे देश आप नहीं चला सकते, इसमें कोई शर्म की बात नहीं, आप इस्तीफा दे दो, त्यागपत्र दे दो, कोई दूसरा आएगा चलाएगा। हम ये नहीं कहते कांग्रेस दे दो, और तुम्हारी पार्टी का कोई आदमी सक्षम हो उसको सौंप दो, हो सकता है वो कामयाब हो जाए। लाल कृष्ण आडवाणी को बना दो, है वो आप लोगों ने कहीं का नहीं रखा, उनको बना दीजिएगा, हो सकता है वो सुधार में कंडीशन को। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शत्रुघ्न सिन्हा था उधर, तो वो अब तो नहीं है। तमाम दुनिया भर के लोग थे जो डेडिकेशन करके काम किए, किसी को सत्ता सौंप दो, लेकिन नहीं। जब आपके बस का नहीं है तो छोड़िएगा। अब आप देश का नागरिक और युवा आपको लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए ये कोई तुक है? आप सोचिए, एक 71 साल का बूढ़ा आदमी देश चलाएगा और 21 साल का नौजवान 25 साल में रिटायर हो जाएगा। व्हाट इज दिस? इसे नॉनसेंस नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे? ये किसकी सोच है? किसी वैज्ञानिक की सोच है या किसी पर्पज से बनाई गई है? घूम फिर के मैं वहीं आता हूँ साथियों, क्लियर है, इन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है कि 2025 में 100 साल पूरे हो जाएंगे आरएसएस को, मनुस्मृति देश पर लागू होनी चाहिए। ये कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे ना, उसका नाम ले रहे हैं, लेकिन इनका एजेंडा वही है। ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो संविधान के विपरीत है, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। अरे देश में गृह युद्ध हो जाएगा, लेकिन आप हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र और कोई भी राष्ट्र नहीं बना सकते। भारत तो भारतीय रहेगा, सब भारतीय हैं और सब जितने भारतीय हैं वो देशभक्त हैं। आप उन पर अपनी व्यक्तिगत राय को नहीं थोप सकते। यदि इस देश में संविधान नहीं होता, वेरियस लॉज हैं वो नहीं होते, तो आपकी
जहाँ से में लोग हो सकता आज आ सकते थे, लेकिन अब नहीं आ सकते। आप किसी कंडीशन में संविधान को सेट असाइड नहीं कर सकते। रिजल्ट सामने आपने देख लिया। अभी एक 1.25 साल किसानों का आंदोलन चला, आपने 3 कानून बनाए, क्या हुआ रिजल्ट? आपको तीनों कानून वापस लेने पड़े। अरे जब आप एक कानून, किसान का कानून नहीं बना सकते तो संविधान बनाने की तुम्हारी औकात नहीं है किसी स्थिति में। ना तो इतनी क्वालिफिकेशन है, ना एजुकेशन है, और दूसरा अम्बेडकर अब आने वाला नहीं है संविधान बनाने के लिए। उस समय भी तुम थे जब संविधान, अंग्रेजों ने क्या कहा था? संविधान बनाओ। गांधी जी ने क्या कहा? और लोगों ने क्या कहा? कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा? अल्टीमेटली सबकी समझ में आया। गांधी जी ने नेहरू जी से यही तो पूछा, अम्बेडकर को ये काम सौंप दिया जाए तो कैसा रहेगा? सौंप दिया गया। क्या हुआ? क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट का चुनाव जीतना जरूरी था। कांग्रेस ने उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। बाद में जो इलाका आज वेस्ट बंगाल में चला गया है, उधर वहाँ से वो चुनाव लड़े, वहाँ मुसलमानों ने वोट दिया और पार्लियामेंट भेजा, तब ये संविधान बन पाया। कितनी मुश्किलों से संविधान बना है, तब देश के लोगों को बचा रहा है। आज इस देश में संविधान नहीं होता तो वही दशा, उससे बदतर दशा होती जो आज तालिबान में हुई, अफगानिस्तान में हुई, पाकिस्तान में हो रही है। भाई उससे भी बदतर दशा होती। यदि इस देश कोई बचा रहा है तो भारत का संविधान बचा रहा है, कोई नहीं बचा पा रहा है, और उसे भी आप नष्ट करना चाहते हो। क्या करोगे? इसका मतलब आप देशभक्त हैं या देशद्रोही हैं? फैसला जनता करेगी, और आपको इस सब्जेक्ट पर सोचना चाहिए। आप जो भी काम करें वो देश हित में करें, उसके विरुद्ध ना करें। साथियों, ये सब बातों को आगे जारी रखने के लिए ये बैटल फॉर जस्टिस प्रोग्राम तैयार हो गया। उसी तरह दिखाया जाएगा जिस तरह से आप फिल्में देखते हैं, धारावाहिक देखते हैं, लेकिन बहुत बड़ी तैयारी की ज़रूरत है, बहुत बड़े फंड्स की भी ज़रूरत है, पैसा भी चाहिए, तब जाकर का बड़ी विद्वता की भी ज़रूरत है। क्योंकि कोई काम हम गलत नहीं करेंगे। जो रिकॉर्ड में है, जो हमारा इतिहास बताता है, जो पूरा देश में पहले से चला रहा, उसी आधार पर चलेंगे। किसी तरह के एक भी बात नहीं, ये किसी तरह कोई वैसा धारावाहिक नहीं है जिसमें लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ भी कर दिया, तो वो नहीं। वास्तविकता जो है, जिसे देश झेल रहा है, वो दिखाई जाएगी। इसके लिए आप लोग भी तैयार हैं, और हर तरीके से इसको कामयाब बनाने के लिए आपका हर तरीके से तन मन धन से सहयोग होना चाहिए, तभी ये कार्यक्रम देश में चल पाएगा। और ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया तो मैं समझता हूँ कि देश का किसी भाग का रहने वाला, चाहे वो पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, कोई भी है, वो भी कानून को समझ जाएगा। और पुलिस वाला जब डंडा लेके जाएगा उसके घर पे तो पूछेगा, भाई हमें क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया है? संविधान ये कहता है, ये किताब ये कहती, तो पुलिस वाले को अकल आ जाएगी। वो मनमाने ढंग से किसी को योगी कहने पर या किसी कहने पर बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है देश के लोगों को कानूनी तरीके से जागरूक करना, कानूनी जागरूकता लाना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा का इन्होंने बुरा हाल कर दिया। विश्वविद्यालय बंद करने की योजना बना रहे हैं। स्कूलों में जहाँ देहात में खुले हुए टीचर पढ़ाने नहीं जाते, क्या होगा? जिस एजुकेशन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने पहला शिक्षित बनो, ये अशिक्षित बनाने की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता। आज इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से एक गुजारिश करते हुए कि बैटल फॉर जस्टिस के लिए तैयार हो जाइए, और जो लोग इसमें भाग लेना चाहते हैं वो हमारे फ़ोन नंबर पर 9891129482 पर संपर्क कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी उसके माध्यम से ले सकते हैं। हम पोस्टिंग भी लिखते हैं, देश हित में लिखते हैं, जो काम करते हैं समाज हित में, देश में लोगों के हित में करते हैं। न उसमें मेरा हित होता है व्यक्तिगत रूप से, न किसी वर्ग विशेष का होता है। हित होता है तो पूरे देश का होता है। इसलिए बहुत सोच विचारने के पश्चात, हजारों लोगों के सजेशन लेने के पश्चात इस कार्यक्रम को करने की योजना बनाई जा रही है। इसमें ये आपका कार्यक्रम होगा, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होगा। यह देश हित में आप उचित समझते हैं तो हमको अपनी राय ज़रूर दें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। बगैर आपके सहयोग के कोई प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ सकता।
इन्हीं शब्दों के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, धन्यवाद।